ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अपना चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? कि आपके पास में लिनक्स भी है, आपने VMware भी डाल लिया, आपने उसमें लिनक्स डाल लिया, आपने लिनक्स की बेसिक कमांड भी डाल ली, सब चीजें कर ली है, ठीक है। बट जब तक आपके पास में कोई टारगेट नहीं होगा, आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा उस चीज का? तो हम आज इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे अपना, कि होता क्या है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओवरव्यू, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? उसकी क्या चीज? जस्ट इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो बताएगा आप में से कुछ एक बार कोई? सर हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह। हाँ जी, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल भी, नेटवर्क की डिटेल भी, सर्वर की डिटेल भी, आपका जो भी डेटा है, आपकी जो भी फाइल है, आपके पास जो भी फोल्डर्स हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी तरीके की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ट्रांजिस्ट में हो, चाहे वो कहीं पर स्टोर हो, सबका सब क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसको सिक्योर करने के मैकेनिज्म को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ और सेफ गार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यू स्टोर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो किसी भी कंपनी के अंदर नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कि उसका उसके अंदर जो भी बातें हैं वो सबसे ज्यादा सीक्रेट वही चीज होती है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन है वो एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल असेट है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि सिक्योर करना चाहिए। तो अभी आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं, CS B13 कर रहे हैं, तो B13 का मैं आपको थोड़ा एग्जाम का आइडिया दे देता हूँ कि B13 में क्या क्या होगा। तो B13 है आपकी, ये वर्जन आया हुआ है, CS मतलब सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और B13 ये लेटेस्ट जो वर्जन आया AI के साथ में वो है। ठीक है, तो वर्जन 13 आ गया है। ठीक है, इसमें 125 हम अपने जो भी एग्जाम देते हैं, तो 125 क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, MCQ मल्टीपल, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 4 घंटे होते हैं आपके पास में, 70% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है प्रॉपर? जी सर। ठीक है, तो CS भी जो हम अपना हैकिंग का जो करिकुलम करेंगे, जो भी आपको साइबर सिक्योरिटी के AI का बताया गया है, उसका जो करिकुलम करेंगे वो ये है कि सबसे पहले आज हम अपना कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। हम फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, सिस्टम हैकिंग, इसी तरीके से टोटल हम अपने इवेडिंग, वेब सर्वर कैसे हैक करते हैं, और SQL इंजेक्शन कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे हैक करते हैं, वेब सर्वर कैसे हैक करते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल फोन जो होते हैं उसमें हम किस तरीके से सिक्योरिटी को बाईपास करते हैं। तो ये टोटल मिला के आपके 20 मॉड्यूल्स है, जो हम अपने आने वाले दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है करियर्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू होता है, सर हम हमने 1 महीने का या 6 महीने का हमने ये वाला कोर्स कर लिया, या हमने CH कर लिया, तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी? ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड ये जॉब्स की प्रोफाइल है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका एथिकल हैकर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ऐसे इसके अंदर मैंने अभी इसके अंदर 11 जो जॉब्स है वो लिस्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये जॉब्स पाने के लिए आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स जो है, या तो आपके पास में एक्सपीरियंस हो, या फिर आप अगर इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, आप ये वाला कोर्स करने के बाद में जो भी आपकी सबसे पहले जो जॉब लगेगी, वो लगेगी आपकी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए जो सबसे जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, ये 5 दिए हुए हैं इसके अंदर: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान करनी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं CIA ट्राइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलेंगे उसे हम? CIA ट्राइड। ठीक है, CIA ट्राइड। इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CI ट्राइड क्या होता है। तो CIA में C मतलब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी, और A मतलब अवेलेबिलिटी। समझ आ गया आपको CIA ट्राइड का मतलब? ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज होती है, कि इन केस हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास में ही सीक्रेट होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे पर्सन के नोन में नहीं आनी चाहिए। ये होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। समझ आया? ठीक जी है, सर। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीन्स ये है कि आपके पास में अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके की, आपकी चाहिए पर्सनल हो, चाहिए आपके पास कंपनी की हो, चाहिए बैंक की हो, चाहिए आपके फ्रेंड की हो, कोई किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के।
समझ रहे हो ना कि आपके पास कोई भी डेटा है तो वो डेटा अगर जैसा आपको दिया गया है वो एज इट इज होना चाहिए। अगर आप उस डेटा में कुछ भी तरीके से कोई भी चीज ऐड कर देते हो या डिलीट कर देते हो या रिमूव कर देते हो तो फिर आपकी इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। समझे? तो इसीलिए एक एक ट्रस्ट जो है वो बनाता है इंफॉर्मेशन और हमारे बीच में। क्लियर है ये? जी सर। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबल का मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट होना। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो जब भी रिक्वायर्ड है तो वो एट ए टाइम वो आपके पास में प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको कंपनी ने कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिया और आपसे बोला गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रखो, हम आपसे 2 दिन बाद 11 बजे ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया गया और आपको ये बोला गया कि 2 दिन बाद हम 11 बजे ले लेंगे, तो उन्होंने आपको एक टाइम बता दिया प्रॉपर कि हम 11 बजे लेंगे। तो अब अगर आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप जब भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, 11 बजे रिक्वायर्ड है, तो अगर आप उसको एग्जैक्ट बिल्कुल 11 बजे आप प्रोवाइड करवा देते हो तो ये आपका CIA ट्राइड होगा। और अगर आपने 11 बज के 1 मिनट आपने कर दिया तो आपका जो CIA ट्राइड है वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये तीनों आपकी चीजें जरूरी होती हैं। लाइक अगर आपके पास में कोई भी डेटा अगर आपने उसमें छेड़खानी कर दी तो आपका जो भी CIA ट्राइड है वो आपका लूज हो जाएगा। समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डाटा है, तो ये इंश्योर करता है, ये कंफर्म करता है कि जो भी आपके पास में डेटा है उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब वो ओरिजिनल डाटा है, उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। अथेंटिसिटी ये चीज है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन क्या है? ये भी एक अश्योरेंस है, ये भी एक कंफर्मेशन है कि लाइक मैंने आपको व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप पे आपने देखा कि ब्लू टिक आ चुके हैं। ठीक है, तो ब्लू टिक इसलिए होता है कि आपके पास वो मैसेज डिलीवर हो गया और आपने सीन कर लिया, यही होता है ब्लू टिक का मीन्स। जी सर। ठीक है, तो नॉन रेपुटेशन यही चीज है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज आपके पास में जा चुका है तो आप मना नहीं कर सकते कि मेरे पास मैसेज रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है आपका नॉन रेपुटेशन। लाइक सेम व्हाट्सएप का एग्जांपल कि अगर आपके पास में डबल ब्लू टिक चलेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मैसेज सीन नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन रेपुटेशन का कंसेप्ट। तो आपको एलिमेंट समझ आ गया इसमें क्या होता है? ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बता रखी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है और अवेलेबिलिटी क्या होती है। इसमें दिया भी है कि ये एक अश्योरेंस है जहां पर सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवर करने के लिए इंफॉर्मेशन को जब भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आ जाता है आपको व्हाट इज हैकिंग, की हैकिंग क्या होती है सबकी नजर में। अगर मैं जनरल बात करूं तो सबकी नजर में हैकिंग क्या है कि भाई मैंने फेसबुक कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया और ये सारी चीजें कर ली तो ये हैकिंग होती है, बट नहीं। हैकिंग एक टर्म है, ठीक है, हैकिंग एक टर्म है जो कि किस तरीके से डिफाइन होती है कि जब भी आप अनऑथोराइज तरीके से या बिना किसी की परमिशन से आप उनके सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके की छेड़खानी या उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करते हो तो वो हैकिंग है। ठीक है, डेफिनेशन आप देख सकते हो कि हैकिंग रेफर टू एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वर्नेबिलिटी और कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल टू गेन अनऑथोराइज आ गया यहाँ पे। और किसके अनऑथोराइज एक्सेस ले रहे हो? सिस्टम के रिसोर्सेज की। हैकर क्या होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि या हम सबको पता है कि हैकर क्या होते हैं। कि हैकर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जो कि अपनी स्किल्स का यूज, ठीक है, उसके पास अगर कोई हैकिंग की स्किल्स है उसका यूज वो मलिशियस इंटेंट के लिए करेगा, अपने बेनिफिट के लिए करेगा, अपने फन के लिए भी कर सकता है। ठीक है, सामने वाले की इमेज को डाउन करने के लिए कर सकता है। बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू वो अपना इंटेंशन कंप्लीट करता है। तो अब आ जाता है हैकर की क्लासेस। तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ग्रे हेड, इतने सारे सामने आपके 8 हैकर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ब्लैक हेड हैकिंग। ब्लैक हेड हैकर्स कौन से होते हैं? ये एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी स्किल्स का यूज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या मलिशियस इंटेंट के लिए करते हैं या मलिशियस एक्टिविटीज के लिए करते हैं। ये होता है आपका ब्लैक हेड हैकर। ठीक है, व्हाइट हेड हैकर क्या होते हैं? ये भी एक इंडिविजुअल्स है जो कि अपनी स्किल्स का यूज, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको प्रॉपर? ठीक है, जी सर। वो अपने हाँ, व्हाइट हेड हैकर क्या होते हैं जो कि अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज करते हैं। वो किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी नेटवर्क को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंपनी को बचाने के लिए, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए। तो आपको डिफरेंस पता लग गया कि ब्लैक हेड हैकर क्या है कि वो अपनी स्किल का यूज एक एक इलीगल पर्पस के लिए या गलत पर्पस के लिए करेगा। और इंस्टेड ऑफ ब्लैक हेड हैकिंग जो व्हाइट हेड हैकर होंगे वो अपनी स्किल का यूज एक एक पॉजिटिव वे से करेंगे, वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता था ग्रे हेड हैकिंग। कि ग्रे हेड हैकर्स क्या होते हैं? ये भी एक हैकर है जो कि अपनी स्किल्स का यूज ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों वे से करते हैं। मींस ये ब्लैक हेड हैकिंग भी करते हैं और आपका व्हाइट हेड हैकिंग भी करेंगे। ठीक है, वो
उसके बाद आ जाता है आपका सुसाइड हैकर्स की। सुसाइड हैकर्स क्या है? नेम से पता लग रहा है सुसाइड करना यानी कि आत्महत्या करना। ठीक है, कि ऐसे हैकर्स जिन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है, कि वो अटैक करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे अटैक करते हैं। ठीक है, उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता है, वो बस अपने फन के लिए, या उन्हें बस एक एक मेंटालिटी होती है कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। उन्हें ये डर नहीं होता कि वो पकड़े जाएंगे तो उनको प्रिजन भी हो सकती है या उन्हें फाइन भी लग सकता है। ठीक है, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं होता, बस इनको सुसाइड करनी होती है। इसी तरीके से स्क्रिप्ट किडीज आ जाते हैं। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि दूसरों की स्क्रिप्ट का यूज करके अपने आप को हैकर समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइबर टेररिस्ट। टेररिस्ट आ गया तो मीन्स टेररिस्ट को क्या बोलते हैं? आतंकवादी। और आतंकवादी हमेशा क्या करते हैं? ठीक है, वो हमेशा सामने वाले जो पर्सन है या जो चीज है उसको हमेशा डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं? कि ऐसे इंडिविजुअल होते हैं और इनके अंदर इतनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो ये उस स्किल्स का यूज ये बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं एक लार्ज स्केल पे, एक काफी बड़े स्केल पे ये उनको हार्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स। ये भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। उसके बाद एक्टिविस्ट आ जाता है जो कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई कंट्री है, एग्जाम्पल के लिए कोई कंट्री है, कोई कंट्री ने बिल ऐसा पास कर दिया जो कि नहीं है अच्छा, तो ये एक्टिविस्ट जो होते हैं उसके अगेंस्ट आते हैं और फिर उसके लिए वो अपना प्रोपेगेंडा जो है, जो एजेंडा है, वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। की एथिकल हैकिंग क्या होती है? ठीक है, अभी हमने सिर्फ हैकिंग पढ़ा। एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग जो है एक इस तरीके की हैकिंग है जहां पर आप अपनी स्किल्स का यूज एक एक वेल नोन एक वेल नोन एक एटमोस्फेयर में करते हो परमिशन के साथ। ठीक है, कि अगर आपको हैकिंग करनी है, ठीक है, तो आप परमिशन लेके करते हो। ठीक है, एक आप लीगल वे में करते हो। ठीक है, वो आती होती है आपकी एक एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हैकिंग टूल्स भी यूज होंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटी। ठीक है, ये फोकस करता है, ठीक है, सिस्टम की सिक्योरिटी जो है उसको, जो भी उसके अंदर वर्नेबिलिटीज है उसको वेरीफाई करने के लिए। और ये परमिशन जो भी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज हैं उसकी परमिशन के साथ में ही ये सिक्योरिटी असेसमेंट्स जो है यानी जो हैकिंग है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अब तक आपको कोई डाउट लगा हो? नो सर। अब ये जरूरी क्यों है? ठीक है, अब आप ये नहीं देखोगे, आपसे मैं ये जनरल पूछ रहा हूँ कि एथिकल हैकिंग जरूरी क्यों है। मैंने आपको बता दिया कि एथिकल हैकिंग में हम एक परमिशन लेके सब कुछ करते हैं, ठीक है, एक लीगल वे में सारी चीजें करते हैं। तो ये जरूरी क्यों है? तो चलो आप अपने दो तीन पॉइंट बताओ अगर आपको आइडिया है तो। सर ताकि हमें वो पता चल सके कि वो सामने वाला हैकर कैसे करेगा और हम उसे प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और चलो मैं बता देता हूँ एथिकल हैकिंग किसकी नेसेसरी है। देखो, आप इसको ऐसे समझो कि अगर हैकिंग कोई भी होगी तो हैकिंग के नुकसान क्या क्या होंगे? आपका पर्सनल डेटा भी लीक होगा, ठीक है, कंपनी का डेटा भी लीक हो सकता है, और आपका जो भी ट्रस्ट बना हुआ था कंपनी के साथ में वो ट्रस्ट भी जाएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल कुछ अच्छा पड़ा तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा, रेपुटेशन लॉस भी होगा। ठीक है, इतने सारे आपके हैकिंग से इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग जो है वो इन्हीं सारे जो अटैक्स हैं, मतलब जो अटेम्प्ट हैं, उनको अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ये हैकर्स को प्रिवेंट करता है ताकि वो हमारे जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उनकी एक्सेस ना ले पाए। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे जो सिस्टम्स हैं हम उनके अंदर अगर कोई वर्नेबिलिटी है, कोई वीकनेस है, तो हम उसको अनकवर कर पाए। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी, ठीक है, उसको और ज्यादा हार्ड कर पाए ताकि कोई भी अटैकर इजीली उसमें ना आ सके। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आपको ब्रीच पता है, ठीक है, ब्रीच क्या होता है। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो उसको अवॉइड करने के लिए, जो भी हमारे पास में अगर कोई कस्टमर डेटा रखा हुआ है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो भी अगर हमारा बिजनेस है, हम जिस भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी अवेयरनेस को एनहेंस करने के लिए भी हम एथिकल हैकिंग के लिए उसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एथिकल हैकिंग के 5 फेज इंटरव्यू क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, 5 फेजेस होते हैं। रिकॉनेंस, इसको फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं। स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, टिप्स पे आपको ये याद होने चाहिए पांचों फेज, ज्यादा बड़े हैं नहीं। अब तक दो इंपॉर्टेंट चीज आई है आपकी। तो आपके लिए अभी तक दो इंपॉर्टेंट चीज हम अब तक हमने 21 स्लाइड में यही दो इंपॉर्टेंट चीज करी है कि एक तो आपको CIA ट्राइड है वो आपको कंफर्म बिल्कुल पता होना चाहिए, और नेक्स्ट जो है वो एथिकल हैकिंग के जो फेजेस हैं 5 वो आपको पता होने चाहिए। तो 5 फेजेस हैं, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रैक्स।
ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है आपका फुटप्रिंटिंग, ये इसको रिकोनेंस भी बोल देते हैं। तो फुटप्रिंटिंग इन साइबर सिक्योरिटी है, ये रेफर करता है आपका सबसे इनिशियल फेज है, ठीक है। किसी भी अटैक का इनिशियल फेज होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने टारगेट के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है हम वो कलेक्ट करते हैं। समझ लो, तो प्रिंटिंग के अंदर हम अपने टारगेट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एज ए व्हाइट हैट हैकर या ब्लैक हैट हैकर, आपको कहा गया है कि मेरे को इस सर्वर को डाउन करना है या मेरे को ये सर्वर, ठीक है, इस सर्वर को हैक करना है, तो आप ये तो है नहीं डायरेक्ट उस सर्वर को हैक करने लग जाओगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ। तो आप उस डायरेक्ट उस सर्वर को हैक करने लग नहीं जाओगे, तो उसको हैक करने से पहले आप उस सर्वर के बारे में ए टू जेड डिटेल आप कलेक्ट करोगे कि वो सर्वर कौन सा है, कहाँ है, उसको कौन ऑपरेट करता है, किस कंपनी का है, ठीक है। उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज उस सर्वर को हैंडल करते हैं, तो वो सारी डिटेल आप पहले कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यही आपका रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग यही होती है आपकी कि किसी भी टारगेट के बारे में आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो होता है आपका रिकॉग्नाइज। समझ आया? यस सर। ठीक है। अब आ जाता है स्कैनिंग फेज। स्कैनिंग फेज आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका आता है इस 5 फेजेस के अंदर प्रिंटिंग के बाद में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्कैनिंग ही है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी टारगेट नेटवर्क है उसके बारे में आप और ज्यादा डिटेल वाली इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन का यूज आप इस तरीके से करते हो कि मुझे कैसे उस सिस्टम के अंदर एंटर, ठीक है। आपको बुक दे दी गई, आपको लिनक्स बेसिक पढ़ा दिया गया, ठीक है। और आपको लिनक्स बेसिक फॉर हैकर्स वाली बुक दे दी गई। अब आप उस बुक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो कि आपको जरूरी है, ठीक है, अटैक करने के लिए जरूरी है। बट अटैक करने के लिए आपके पास कोई टारगेट भी तो होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट है तो उस टारगेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ने के लिए मना किया एक बार, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कैनिंग, जहां पर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करते हो। तो स्कैनिंग के टाइप्स, सबसे पहला जाता है पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है। तो पोर्ट्स आपको पता है ये किसी ना किसी सर्विस को गवर्न करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आप वेबसाइट चलाते हैं, ठीक है, वेबसाइट आप सब चलाते हैं, तो वेबसाइट के अगर आप देखोगे तो HTTP या फिर HTTPS लगा हुआ होता है, ठीक है। देखा है आपने ये सब चीजें, यस सर। ठीक है। FTP जैसे FTP प्रोटोकॉल भी होता है, हम पिंग करते हैं तो ICMP प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, नेटवर्क का कंसेप्ट है ये, आपको आइडिया होगा कुछ इसका, यस सर। ठीक है। FTP प्रोटोकॉल आपको पता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका टेलनेट प्रोटोकॉल भी होता है, ऐसे ही आपका SSH होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है, HTTPS प्रोटोकॉल होता है। ये आपको पता है इन सब चीजों का। तो हम कोई भी टारगेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे टारगेट पे कोई पोर्ट ऐसा ओपन है कि नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ओपन मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से बहुत उसको एक्सप्लॉइट कर सके, और एक्सप्लॉइट हो जाएगा तो हमें उसके सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। तो इसीलिए पोर्ट स्कैनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस टारगेट सर्वर पे हमें ये पता लग जाए कि कौन कौन से पोर्ट क्लोज है और कौन कौन से ओपन है, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग मीन्स, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नेटवर्क स्कैनिंग। नेम से ही पता लग रहा है नेटवर्क को स्कैन करना, ठीक है। तो इस स्कैनिंग के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर कितने जो सिस्टम है वो रनिंग स्टेट में है और कितने जो है वो डाउन या फिर नहीं है, ठीक है। ये हम नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। हम यहाँ पर टारगेट के बारे में, ठीक है, उसकी वीकनेस को स्कैन करते हैं कि क्या उस टारगेट के अंदर कुछ कोई ऐसी वीकनेस है, उसको हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जहां पर आप टेलनेट जैसी कमांड का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट का या वेब सर्वर का आप उसकी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, सर्वर का IP कौन सा है, ठीक है। ये आप बेसिक डिटेल आप निकालने की कोशिश करते हैं बैनर ग्रैबिंग से। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से OS फिंगरप्रिंटिंग आ गया कि आप स्कैनिंग करते हो, ठीक है। वहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके करोगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि भाई मैं जिस भी टारगेट को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ या अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो लिनक्स चला रहा है या फिर विंडोज चला रहा है या रेड हैट चला रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम OS स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सर्विस स्कैनिंग आ जाती है, जहां पर हम सर्विस स्कैन करते हैं कि भाई HTTP की सर्विस चल रही है, HTTPS की या FTP सर्विस चल रही है, सर्विस स्कैन करने के लिए। उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग, कि हम वेबसाइट की स्कैनिंग, वेबसाइट की जो वर्नेबिलिटी है उसको लेके हम चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है गेनिंग एक्सेस, ठीक है। तो आपने सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, आपने उसके अंदर
वीकनेस भी ढूंढ ली। अब वीकनेस ढूंढने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हमें उस टारगेट के एक्सेस लेनी है। अब हमें उस टारगेट को हैक करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका गेनिंग एक्सेस के अंदर कि ये एक नेक्स्ट स्टेप है हैकिंग का, जहां पर अटैकर सारी चीजों का यूज करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेने के लिए टारगेट सिस्टम की। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस में क्या है कि जो भी एक्सेस आपने लिया उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो वंस द अटैकर मैनेज टू एक्सेस द टारगेट सिस्टम, की अगर किसी अटैकर ने टारगेट सिस्टम की एक्सेस ले ली है, ठीक है, तो वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि वो उस एक्सेस को बनाए रखे। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने किसी सिस्टम के अंदर बैकडोर या वायरस डाला, ठीक है, आपको उसकी सिस्टम की एक्सेस मिल गई, बट अगर सामने वाले पर्सन ने आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो आपका कनेक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपने जिसके ऊपर भी अटैक किया है अगर वो अपना सिस्टम ऑफ कर दे, ठीक है, तो आपका जो भी कनेक्शन बना था वो आपका टूट जाएगा, आपकी जो भी एक्सेस ले रखी थी वो हट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं कि हम एक बैकडोर या ट्रोजन हम उसके सिस्टम के अंदर उसको छोड़ देते हैं, हिडन करके छोड़ देंगे या कोई ऐसी जगह पर प्लेस कर देंगे ताकि वो डिटेक्ट ना हो, और जब जब वो सिस्टम अपना रन करेगा हमारे पास में तुरंत एक्सेस आ जाएगी बिना कुछ करे। समझ आया इतना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। तो क्लियरिंग ट्रैक्स सबसे लास्ट फेज है ये। तो क्लियरिंग ट्रैक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने सारी डिटेल निकाल ली, हमने उसके सिस्टम की एक्सेस ली, मेंटेनिंग एक्सेस भी करा, तो कहीं ना कहीं हमें जो कुछ करा उसकी हिस्ट्री तो बनेगी, उसके लॉग्स तो बनेंगे ही आपके। ठीक है, तो उस लॉग्स को क्लियर करने का जो फेज है वो आपका क्लियरिंग ट्रैक्स है। ठीक है, तो जब भी आप उस सिस्टम को टारगेट सिस्टम से हटोगे तो आपने जितना भी जो भी काम करा है, जो भी आपकी आईपी की डिटेल है, जिन जिन चीजों को आपने छेड़ा है, वो सब आप क्लीन करके या रीसेट करके वहां से हटते हो, ताकि अगर फोरेंसिक्स होती है तो आप पकड़े ना जाओ। ठीक है, आपको पांचों फेस क्लियर हुए इसमें? यस सर। कोई चीज ना समझ आए आप मुझे तुरंत आप मुझे उस चीज का बताओ। ठीक है, अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक, कि हमने डिटेल तो पढ़ ली, अब अटैक हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, मोस्टली जो है हम चार तरीके के या पांच अटैक दिए हुए हैं, इस तरीके का यूज करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है पेसिव अटैक। तो पेसिव अटैक्स क्या होते हैं कि ऐसे अटैक जिसमें हम टारगेट को डायरेक्ट अटैक ना करके, ठीक है, दूसरी जगह से या दूसरी जगह दूसरे रिसोर्सेज से हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? ठीक, समझे ये कुछ यस पेसिव? सर। ठीक है, कि हम इसमें टारगेट के साथ में डायरेक्टली एंगेज नहीं होते। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे आपके घर जाना है, मैं एक चोर हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक अननोन पर्सन हूँ, ठीक है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो आपने ये देखा कि भाई ये अनजान पर्सन है तो मैं इसे अपना एड्रेस क्यों बताऊं, तो आप मुझे अपना एड्रेस नहीं बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैं अननोन हूँ। बट अगर मुझे आपके घर जाना है, ठीक है, तो मैं हो सकता है कि मैं आपके आस मैं कोई ऐसे टारगेट देखूं जो कि आपको जानते हो, और मैं उनसे आपका घर का एड्रेस ले लूं और आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये बताइए एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ? ऐसे। पैसिव हुआ, क्योंकि आपने तो मेरे को डायरेक्ट एड्रेस कोई चीज बताई नहीं, आप मेरे से डायरेक्ट एंगेज नहीं हुए। ठीक है, मेरे को आपकी डिटेल दूसरे पर्सन से कहीं ना कहीं घूम घाम के मिलेगी और मैं जो चाहता था वो मैंने कर लिया। तो पैसिव अटैक इस तरीके से डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में हम जो भी हमारा टारगेट होता है उसके साथ डायरेक्ट एंगेज होते हैं। ठीक है, अगर हमें अटैक परफॉर्म करना है या हमें हैकिंग करनी है, हमें गेनिंग एक्सेस करनी है, मेंटेनिंग एक्सेस करनी है, हमें क्लियरिंग ट्रैक्स करना है, तो हम उस टारगेट के साथ में डायरेक्ट एंगेज होंगे, तभी हम कर पाएंगे, हमें उसके सिस्टम की एक्सेस चाहिए होगी। ठीक है, इसीलिए एक्सेस लेने के लिए हमें उस लैपटॉप के पास में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये आप एक तरीके की एक एक्टिविटी कर देते हैं। ठीक है, समझे? यस सर। इसी तरीके से अब आ जाता है आपका एक क्लोजिंग अटैक। उसके बाद आपका क्लोजिंग अटैक आ जाता है। क्लोजिंग मतलब क्या होता है? पास आना। ठीक है, ऐसे अटैक जो कि पास आके किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ एटीएम का। तो जब भी आपने देखा हो कि एटीएम में जब भी हम पैसे निकलवाने जाते हैं हमारे पीछे बंदे खड़े होते हैं लाइन से। ठीक है, तो उसमें से कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि आपके कंधे के ऊपर से उठ के झांकते हैं कि आपने क्या पिन ट्राई करी है। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ में? यस सर। ठीक है, और अगर झांक नहीं रहे तो साइड में खड़े हो जाएंगे ऐसे ही, अब देखते हैं आपकी तरफ कि आप क्या क्या पिन डालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो होते हैं क्लोजिंग अटैक। ठीक है, तो जैसे इवास ड्रॉपिंग है, इसको यही चीज बोलते हैं। शोल्डर सर्फिंग है, कंधे से ऐसे उठ के देखना ताका झाकी जिसको बोलते हैं। डंपस्टर डाइविंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके रोज के रोज नोटिस निकलते हैं, रोज के रोज कोई ना कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी में निकलते हैं ना। ठीक है, अगर कोई भी एक लेटर की भी गलती होगी तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको गार्बेज कर देते हैं, उसको गार्बेज में फेंक देंगे उस नोटिस को। ठीक है, इतना पता है आपको? यस ठीक है, सर। तो एज ए अटैकर अगर आप उस कूड़े के ढेर से या जहां पर भी कंपनी का कूड़ा जाता है, तो अगर आप उन पेपर्स को ओपन करके देखो तो हो सकता है आपको बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्लोजिंग अटैक्स।
नेक्स्ट आ जाता है इनसाइडर अटैक्स। इनसाइडर अटैक वो होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर रह के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर बाहर किसी अटैकर को या फिर उसका यूज जो है वो अपने बैड इंटेंशन के लिए करते हैं, तो वो होता है इनसाइडर के लिए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अटैक आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक मीन्स क्या होता है कि आ, आपने कोई ना कोई ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा कि आपने भाई जैसे गूगल क्रोम डाउनलोड करा, बट आपने देखा कि गूगल क्रोम के साथ साथ में मेरे पास और भी दूसरी फाइलें डाउनलोड होगी, ठीक है। तो जी सर। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक कि यहाँ पर अटैकर क्या करता है, कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जितनी भी डिवाइसेस होती है उनको टैंपर कर देता है, ठीक है। उनके अंदर कोई ना कोई कोडिंग या कोई ना कोई उनको टैंपर कर देता है, और जब भी हम उसको अपने पास में लगाएंगे या उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा और वो अटैक जो चाहता था वो परफॉर्म हो जाएगा उसका। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। समझ आया आपको? यस सर। ठीक है। अब आ जाता है एक रिस्क कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में हम सब यूज करते हैं भाई कि इस चीज में रिस्क है, कंपनी के काम में रिस्क है या टारगेट में रिस्क है। तो रिस्क क्या है कि रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस चीज की लॉस की, ठीक है। तो रिस्क रेफर टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशंस दैट एन एडवर्स इवेंट में कॉज डैमेज टू द सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है जहां पर किसी भी चीज का लॉस होने के चांसेस या डैमेज होने के चांसेस हमेशा होते हैं। यही होता है रिस्क ना। रिस्क वही होता है कि कहीं ना कहीं हमें किसी चीज को खोने का डर रहता है या हम ऊपर नहीं कर पाते हैं उस चीज का रिस्क। तो रिस्क के तीन लेवल दिए होते हैं, एक्सट्रीम, मीडियम और लो, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लो रिस्क यानी कि बहुत कम रिस्क होना, मीडियम मतलब बहुत कम मतलब ठीक ठीक रिस्क होना, एक्सट्रीम मतलब जो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लॉ और स्टैंडर्ड्स। ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका पीसीआई डीएसएस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। समझ आया? ठीक है। पीसीआई डीएसएस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द अकाउंट, रिलेटेड टू द बैंक, रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड, रिलेटेड टू द डेबिट कार्ड, वो सारी की सारी आपकी सिक्योर हो। समझे कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि आपके पास में, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स है या कंपनी के पास में जितनी भी डिटेल्स है आपकी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। ये आपका पेमेंट कार्ड करता है, ठीक है। तो आपने कभी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कोई ना कहीं से आपने शॉपिंग की होगी, ठीक है। शॉपिंग की है तो वहां पर आप देखोगे आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कार्ड डालने का ऑप्शन आता है आपके पास में, ठीक है। तो जब भी आपके पास में ऑप्शन आया तो आपने हमेशा कभी ना कभी आपने डालने की कोशिश की होगी। तो क्या अब तक आपके अकाउंट से अपने आप पैसे कटे हैं फ्लिपकार्ट की वजह से? नहीं। नहीं कटे, क्योंकि वहां पर भी पेमेंट का मेथड है, और वो जो पेमेंट मेथड है उसको मैनेज कौन कर रहा है? आपका पीसीआई डीएसएस, जो कि इंश्योर कर रहा है कि अगर कोई पर्सन फ्लिपकार्ट पे सारी डिटेल डाल रहा है तो उसकी डिटेल किसी भी तरीके से कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपकी पीसीआई डीएसएस की। समझ आ गया आपको प्रॉपर? यस ठीक सर। है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आईएसओ 27 LA 2030, ठीक है। तो इसको हम आईएसएमएस भी बोलते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ठीक है, जो कि कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सेटअप करते हो, ठीक है, उसका कंप्लीट जितना भी कंटेक्स्ट है उसको मैनेज करते हैं कि भाई अगर आप कोई भी सिस्टम का सेटअप करोगे तो आप उसको पहले रखोगे, फिर उसके अंदर सिक्योरिटी का इंप्लीमेंट करोगे, फिर उसको मेंटेन करते रहोगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और फिर आप लगातार उसको इंप्रूव करते जाओगे। यही अप्रोच होती है हमारी, ठीक है। समझ आ रहा है ना ये चीज? यस सर। ठीक है। तो ये होता है आपका आईएसओ 2070, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका हिपा, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, कि जो इंश्योर करता है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी सीक्रेट हो, ठीक है। कि पेशेंट एग्जाम्पल के लिए जैसे पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या नहीं है, ठीक है, वो कब से कब तक था, उसने कितना पे करा, उसने हॉस्पिटल का कितना चार्ज पे करा, ठीक है, उसने कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ, कितना कितना पे करा, मतलब मतलब पेशेंट से जुड़ी हुई जितने भी तरीके की उसकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी प्रोटेक्ट कौन करता है? कीपा करता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आ जाता है आपका सोक्स, इसकी फुल फॉर्म है आपकी सार्बेन्स ओक्सले एक्ट। तो ये एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो कि आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स भी होते हैं, सारी चीजें होती है वहां पे,
ठीक है। आप वहां पर 1 रुपए से लेके आप लाखों करोड़ों रुपए का वहां पर बिजनेस करते हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आप वहां पर शेयर करते हो, तो वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का जो एक वे है वो सोक्स हैंडल करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज? जी कि सर। आपने, कि जैसे एग्जांपल के लिए कि आपकी जैसे स्टेट बैंक है, आपने कोई म्यूचुअल फंड है, एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड है या LIC पॉलिसी है, तो हर कोई उसके अंदर क्या करता है, कोई ना कोई पर्सन ऐसे होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जी करते हैं, सर। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी ने अपनी आइडेंटिटी भी दी होगी, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे, आप अपने पैसे भी वहां भर रहे हो। ठीक है, मतलब आपकी काफी हद तक सारी चीजें वो LIC वालों के पास में है। ठीक है, तो वो जो सारी इन्वेस्टर्स की जो भी डिटेल है, ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल है, उसको मैनेज करने का, उसको सिक्योर करने का जो वे है वो सोक्स हैंडल करेगा। समझ है? ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट GDPR, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसी रेगुलेटरी है, ठीक है, ये मोस्टली आई थिंक ये यूरोप की है। ये ऐसी रेगुलेटरी है कि अगर कोई भी MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी जो कि बड़े बड़े कस्टमर्स का डेटा अपने पास में रखती है, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में मान लेता हूँ एग्जाम्पल में, मैं फ्लिपकार्ट बता रहा हूँ या फेसबुक बता देता हूँ, तो फेसबुक के पास में आपकी हर एक चीज है, हर एक चीज आपकी पर्सनल फोटो से लेके, आपने जहां पर भी टूर ट्रेवल किया है, आपकी बर्थ डेट से लेके आपके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी फोटो, आपके रिलेटिव की डिटेल, सब कुछ फेसबुक के पास में है। आप इस बात को मानते हो ना? जी सर। ठीक है, फेसबुक के पास में आपकी हर एक चीज है। अब अगर फेसबुक किसी तरीके से हैक हो जाए और आपका जितना भी कस्टमर का डेटा है वो लीक हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आप तो कुछ कर नहीं सकते। आप क्या करोगे कि आपकी आईडी तो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं नई आईडी बना लूंगा, तो आपकी तो आईडी गई, बट आपका जो ट्रस्ट है वो फेसबुक से आपका क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म फिर आपके लिए ट्रस्टी नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप ना? जी सर। आप दोबारा वहां पर अपनी सारी डिटेल दोबारा डालने से आप बचोगे कि भाई मैंने आईडी बनाई, मेरी 2-3 बार ये बार बार हैक हो जा रही है, लीक हो जा रहा है, तो मैं अब इसके ऊपर बनाऊंगा नहीं, तो आपका ट्रस्ट हटा। ठीक है, और फेसबुक छोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है, तो GDPR जो रेगुलेटरी है वो ऐसी कंपनियों पे क्या करता है, सीधा का सीधा कई मिलियंस ट्रिलियंस में वो क्या करता है, सीधा फाइन मारती है। ठीक है, सर कंपनी पे। हाँ, ठीक है, ये अच्छा। GDPR एक ऐसी रेगुलेटरी है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मेटा कंपनी हो, या कोई भी आपकी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है, एप्पल कंपनी होगी, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो वेल नोन कंपनीज हैं, ठीक है, तो ये जो GDPR है उनके ऊपर फाइन मारता है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आपके पास इतना पैसा है आपकी सिक्योरिटी करने के लिए, ठीक है, फिर भी आपका डेटा कैसे लीक हुआ। ठीक है, तो वो इतना मिलियन ट्रिलियन में उनके ऊपर फाइन मारता है वो काफी। तो मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, देखो अगर आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखेगा, तो मैं अगर लिखता हूँ GDPR फाइन्स 2025, मैं जनरल लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको ये कुछ यहाँ पर चार्ट दिख रहे हैं, तो अब ये दिख रहा है जी आपको सर। यहाँ पे? ठीक है, दिख रहा है, अब तो मन दे रखा है। तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि मई 15 की बात कर रहा हूँ, मई इस साल, ये यूरो हो गया, यूरो हो गया, तो इतने यूरो का जो फाइन है अब तक GDPR जो है वो कंप्लाइंस मार चुका है कंपनियों के ऊपर। तो मैं अगर इस साल अगर मैं फेसबुक की बात करूं, जनरली एक बात कर रहा हूँ, तो क्या फेसबुक के ऊपर देखें? ठीक है, तो नो थैंक्स, अभी कोई लेटेस्ट अब तक तो कोई अपडेट नहीं आई है यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, बट आप ये देखोगे कि 2023 के अंदर, ठीक है, 13 अप्रैल 2023 में, ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म जो मेटा जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो हैंडल करती है, ठीक है, उसको 1.2 बिलियन यूरो का फाइन जो है वो इशू करा गया था। ठीक है, और ये किसने करा था, दिखा दे यहाँ पे, GDPR जो है, ठीक है, उस अथॉरिटी ने किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फाइन। देखा, और वो किस लिए करा गया था, आप देखो किस लिए करा गया था, वाज इम्पोज्ड फॉर मेटा ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा टू द US, यानी कि US के अंदर आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो मेटा जो है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो जैसे ही GDPR को इन सब चीजों का पता लगता है, ठीक है, वो क्या करता है, तुरंत एक फाइन, अच्छा वाला फाइन वो क्या करती है, एक इम्पोज कर देती है, एक उसके ऊपर लगा देती है। तो ये एक सबसे बड़ी रेगुलेटरी है इस चीज के लिए। तो आपको इसमें कोई डाउट आया हो? नो सर। ठीक है, क्लियर है प्रॉपर? जी ठीक सर। है, इसी तरीके से अब आ जाता है एक आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018। ये इंग्लैंड का मीन्स UK का ये रूल है, तो हम इसको कोई फायदा नहीं है पढ़ने का।
ठीक है, बट फिर भी आप इसके बारे में और चीजें देख सकते हो कि जो भी इंडिविजुअल की डिटेल्स हैं, अगर किसी भी पर्सन के पास में, कंपनी के पास में, बैंक के पास में, ओवरऑल है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की डिटेल्स हैं तो वो लीक नहीं होनी चाहिए, और अगर लीक हो जाती है तो फिर वहां पर आपका डीपीए एक्ट लगेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल समझे, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था साइबर सिक्योरिटी का, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो जाता है। तो इसके अंदर अब तक आपको कोई डाउट आया हो? ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट अभी? नहीं सर। सर ये रिकॉर्डिंग और ये कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं इसको ग्रुप में, लिंक में या ग्रुप के अंदर डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहां से उस चीज को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है जी भाई, फिर सेंड कर देना सर ग्रुप क्या में। क्या कह रहे हो? मॉड्यूल सेंड कर देना सर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो कर दूंगा आपको। ठीक है, ओके। ओके ओके, बाय, कल मिलते हैं, बाय।